प्यारे बच्चों, आपने अपने छठे पाठ लुई ब्रेल के मौखिक प्रश्न कर लिए हैं और लिखित भी हमने कल कराया था। तो लिखित प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया कल। बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी लिखित है, लेकिन हम इसको पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। और जो भी प्रश्न हम पाठ्य पुस्तक में करेंगे उसको पेंसिल से ही लिखेंगे। तो लिखित प्रश्न उत्तरों को हमको अपने नोटबुक में लिखना है। आप जानते हैं, नोटबुक में आपको ब्लू जेल पेन से लिखना है। क्वेश्चन लिखने के लिए आप ब्लैक जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। यह भी हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे और इसको पेंसिल से लिखेंगे। तो चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। स्पष्ट करो। बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है स्पष्ट करो। इस प्रश्न में हमें वाक्यों को स्पष्ट करना है। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। कभी कभी लेखक अपनी बात से या भाषा की शैली से लोगों को प्रभावित करता है ताकि हम उसका अर्थ समझ सकें। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। हम जानते थे कि दुर्घटना में लुई के आँख में चोट लग गई और वह नेत्रबाधित, या हम नेत्रहीन भी कह सकते हैं, नेत्रहीन हो गए। तो क्या कभी नेत्रहीन के जीवन में प्रकाश आ सकता है? एक नेत्रहीन व्यक्ति प्रकाश नहीं देख सकता। हमारी आँख प्रकाश देखने के लिए ही बनी है। लेकिन तो इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? इसमें प्रकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। उसको पहली बार उम्मीद हुई कि अब वह जीवन में कुछ कर पाएगा। तो यहाँ लेखक का क्या अर्थ है? लेखक बताना चाहता है कि जब पहली बार कूपरे के चर्च में नए पादरी जैक्विन्स पेलुई आए तो उन्होंने लुई को देखा और उन्होंने लुई को अपना लिया। अपना लेना मतलब उन्होंने लुई को उसी अवस्था में अपना लिया। उन्होंने उसको हीन नहीं माना। उसने यह भी नहीं देखा कि लुई तो नेत्रहीन है। तो इस कारण से तथा उन्होंने अपनी तरफ से लुई को ज्ञान देने की बहुत कोशिश की और बहुत हद तक वे सफल भी रहे। उन्होंने लुई को क्या क्या सिखाया था बच्चों? विज्ञान, बाइबल की धार्मिक कहानियाँ सुनाई थी, समझाया था। इतिहास की कहानियाँ बताई थी और फूलों पक्षियों के बारे में बताया था। संगीत भी उन्होंने सिखाया था। तो एक तरह से देखा जाए तो जैक्विन्स पेलुई, जो एक कूपरे के नए पादरी थे, उनके आने से लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। अब लुई विभिन्न प्रकार के विषयों को जानने लगे थे। और यहाँ प्रकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहता है? क्योंकि नेत्रहीन को तो प्रकाश दिखता ही नहीं, तो यहाँ लेखक बताना चाहता है कि लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। तो यहाँ ज्ञान के प्रकाश की बात की है। अब तक हमने देखा
जब से लुई को दुर्घटना वश आँख में चोट लगी, इन्फेक्शन हो गया और आँख की रोशनी चली गई, नेत्र विशेषज्ञों ने भी उनके माता पिता को कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब तक निराशा ही निराशा थी। लेकिन कूपरे के जो नए पादरी थे, जैक्विन स्पेलुई, जब उन्होंने लुई को सिखाना शुरू किया तरह तरह के अन्य अन्य विषयों में, जैसे कि विज्ञान, इतिहास, धार्मिक कहानियाँ, बाइबल की धार्मिक कहानियाँ, फूल, पक्षी, संगीत, तो इस कारण एक तरह से लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। तो यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। तो हम इसको लिखेंगे कि लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। मैं आपको इसको सेंड भी कर दूंगा। तो पहला वाला हमने स्पष्ट कर दिया कि पहली पंक्ति का क्या अर्थ है। लुई के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश या ज्ञान का प्रकाश आ गया। तो यहाँ प्रकाश किसकी बात किया गया है? ज्ञान के प्रकाश की बात किया है। रोशनी के लिए नहीं कहा गया। हम जानते ही हैं कि लुई नेत्रहीन थे। तो अगला है हमारा ख। लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। तो ठान लेना तो एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है प्रण कर लेना, और जीवन में कुछ करके दिखाएगा कि जीवन में सफल हो जाएगा। तो ये फिर पादरी के जो ज्ञान के कारण पादरी ने उन्हें अलग अलग विषयों के बारे में न केवल धार्मिक ज्ञान दिया, बल्कि विज्ञान, इतिहास, संगीत, पौधों और जीवों के बारे में भी विस्तार से बताया। तो इससे लुई को भी लगा कि अब तो मुझे सचमुच ज्ञान देने वाला, समझाने वाला कोई ना कोई मिल गया है। तो अब उसको लगने लगा, वो काफ़ी उत्साहित हो गया। अब उसको लगा कि अब वह उसका जीवन बेकार नहीं जाएगा। नहीं तो पहले क्या था? पहले वह गांव भर में एक छड़ी के सहायता से घूमा करता था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह जीवन में क्या करेगा। लेकिन कूपरे के नए पादरी जैक्विन स्पिलवे ने उनको ज्ञान का प्रकाश दिया, जिसके कारण वे उत्साहित हो गए और उन्होंने प्रण किया कि वह जीवन में कुछ करके या जीवन में सफल होकर दिखाएंगे। तो यहाँ पे लेखक के कहने का अर्थ है, लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। इसका अर्थ है लुई ने प्रण कर लिया था कि वह जीवन में सफल होंगे। तो ये इस वाक्य का क्या अर्थ है सही मायने में कहा जाए? ठान लेना तो एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रण कर लेना, पक्का इरादा कर लेना। और जीवन में कुछ कर दिखाना का अर्थ होता है सफल होना, सफलता को छूने का प्रण कर लेना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ख है लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। इसका अर्थ है कि लुई ने प्रण कर लिया कि वह जीवन में सफल
होगा। लुई ने प्रण कर लिया कि वह जीवन में सफल होगा। ये था हमारा ख। अगले वाक्य पे चलते हैं। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने पड़ी। तो ये पाठ में कब हुआ? हमने देखा यह पाठ में हमें सन 1921 में, जब लुई के अंध विद्यालय में ये फ्रांसीसी सज्जन जो आए, इनका नाम था चार्ल्स बारबियर। इस सज्जन का नाम था चार्ल्स बारबियर, और उन्होंने अपनी एक नई लिपि का प्रदर्शन किया था, और इस नई लिपि से अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता था। तो यही बात लुई को बहुत आकर्षक लगी कि अरे, यह लिपि की क्या खासियत है, इसे अंधेरे में छूकर स्पर्श द्वारा पढ़ा जा सकता है। हम जानते ही हैं, नेत्रहीन होते हैं जो लोग, नेत्रहीन लोगों की स्पर्श की क्षमता बहुत अधिक होती है। उनकी उंगलियों में स्पर्श की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे छोटे से छोटा उभार, चीज़ों को छू के पहचान लेना, ये आम लोगों से भी अच्छा कर सकते हैं। वो सामान्य लोगों से ज़्यादा दक्ष होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया छू के ही, महसूस करके ही देखी होती है। एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो लुई ने जब देखा कि यह लिपि बहुत आसान है, तो उनके मन में भी एक प्रेरणा जगी। उनको भी लगा कि वे भी एक ऐसी लिपि बना सकते हैं, नई लिपि बना सकते हैं, जो उनको और उनकी तरह दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से समझ आ जाए। और इसीलिए लेखक ने यह कहा कि लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। तो इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ? लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। उसे लगा कि शायद मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। जो फ्रांसीसी सज्जन थे, उनके अंध विद्यालय में आए थे, तो उन्होंने इसी लिपि के बारे में बताया कि इन लिपियाँ तो बनाई जा सकती हैं। और लुई ने सोचा कि उनसे अच्छा कोई लिपि नहीं बना सकता, क्योंकि वे तो खुद नेत्रहीन थे। वे जानते थे कि नेत्रहीन लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक तरह से वे चार्ल्स बारबियर से न केवल प्रभावित हुए, बल्कि उनको अपनी मंजिल दिखाई देने लगी कि अब मुझे जीवन में करना क्या है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है। मुझे एक ऐसी लिपि की रचना करनी है, एक ऐसे लिपि का आविष्कार करना है जो न केवल उनके काम आए, बल्कि सभी दृष्टिबाधित लोगों को, दृष्टिबाधित लोग उसका प्रयोग कर सकें। तो इसीलिए लेखक ने यही लिखा है कि लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। इसका अर्थ है कि लुई को नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। लुई को जो नई लिपि बनाने के लिए प्रेरणा मिली, और यही नई लिपि भविष्य में ब्रेल लिपि कहलाई। तो इसी लिपि का नाम ब्रेल लिपि रखा गया लुई ब्रेल के सम्मान में, क्योंकि इस लिपि की रचना, या हम कह सकते हैं आविष्कार, लुई ब्रेल ने ही की थी। इसीलिए लुई को सम्मान देने के लिए
नई लिपि का नाम ब्रेल लिपि रखा गया। तो इसमें लेखक है बच्चों, लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। इसका अर्थ है, आप इसको लिख भी सकते हैं, लुई को नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। लुई को नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। एक बार हम इन सबको फिर से कर लेते हैं, स्पष्ट करो ताकि हमें समझ आ जाए। क है, लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। इसका अर्थ है कि लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। यहाँ पे प्रकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। पादरी जैक्विन स्पिलुई द्वारा विभिन्न विषय पढ़ाने पे, उनको प्रेरित करने पे के कारण उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया। तो आप लिखेंगे, लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। क है, लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। इसका अर्थ है लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया। ख है, लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। इसका उत्तर है, लुई ने प्रण कर लिया कि वह जीवन में सफल होगा। लुई ने प्रण कर लिया कि वह जीवन में सफल होगा। एक बार फिर से, लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, लुई ने प्रण कर लिया कि वह जीवन में सफल होगा। और ग है, लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। तो इसका क्या अर्थ स्पष्ट करते हैं? लुई को नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। लुई को नई लिपि बनाने की प्रेरणा मिली। तो ये था हमारा स्पष्ट करो। आप इसको पाठ्यपुस्तक में करेंगे और लिखते समय बच्चों ध्यान देना है कि जब भी हम पाठ्यपुस्तक में लिखेंगे तो पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे, इसमें पेन नहीं लगाना है। भाषा से अब हम अपने व्याकरण के भाग पे चलते हैं। शब्द रचना है। आप जानते ही हैं, व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये शब्द विचार वाला भाग कह सकते हैं। इसमें शब्द है, जरा इसको पढ़ना है और समझ आएगा तब हमें। पहला है दृष्टिहीन। क दृष्टिहीन। तो ये 2 शब्दों से बना है, दृष्टि और हीन। हीन मतलब जिसके पास न हो। तो दृष्टि जमा हीन, दृष्टि से हीन। तो हम लोग नेत्रहीन को दृष्टिहीन भी बोलते हैं। उसके पास दृष्टि नहीं होती, उसे दृष्टिहीन बोलते हैं। जिसके पास दृष्टि ना हो, या हम कभी कहते हैं नेत्रहीन। इसका अर्थ है जिसके पास नेत्र ना हो। तो दृष्टि जमा हीन, इसका अर्थ है दृष्टि से हीन। दृष्टि से हीन अर्थ है जिसके पास दृष्टि ना हो, दृष्टि से हीन। दृष्टि से हीन का अर्थ है जिसके पास दृष्टि ना हो।
अगला है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण जमा माला, वर्णों की माला। तो वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, हमने व्याकरण में इसको बताया था। आगे चलते हैं। कार्यशाला, कार्य जमा शाला, कार्य के लिए शाला। जैसे पाठशाला तो पढ़ाई के लिए शाला, उसी तरह कार्यशाला, कार्य जमा शाला, कार्य के लिए शाला। वह स्थान जहाँ पे कोई निर्माण कार्य होता है, औजारों का प्रयोग करके कुछ निर्माण किया जाता है, तो उसको कार्यशाला बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको वर्कशॉप बोलते हैं बच्चों, वर्कशॉप। तो कार्यशाला। पुस्तकालय, पुस्तकालय दो शब्दों के मिलने से बना है, पुस्तक और आलय। तो पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय। जैसे आपने विद्यालय हम बोलते हैं, विद्या का आलय, मतलब वो स्थान जहाँ विद्या का आदान प्रदान होता है, विद्या दी जाती है या ली जाती है। तो उसी तरह पुस्तकालय, पुस्तकालय दो शब्दों से बना है, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय। तो फिर से हमने देखा शब्द निर्माण में, तो दो दो शब्दों को मिलके या जोड़ के शब्द बना है दृष्टिहीन। फिर से एक बार इसको देखो, दृष्टिहीन एक शब्द है, और किन दो शब्दों के मेल से बना है? दृष्टि जमा हीन। दृष्टि का अर्थ होता है देखने की शक्ति, हीन मतलब न होना, हीन का अर्थ होता है न होना। तो दृष्टिहीन का अर्थ है दृष्टि से हीन। दृष्टिहीन का अर्थ है दृष्टि से हीन। तो दृष्टिहीन किन दो शब्दों से बना है? अब हम कह सकते हैं कि दृष्टि जमा हीन। इसका अर्थ है दृष्टि से हीन। हीन का अर्थ होता है बिना। तो दृष्टिहीन। उसी तरह वर्णमाला, एक शब्द है वर्णमाला, एक किन दो शब्दों से बना है? वर्ण। वर्ण हम जानते हैं, वर्ण क्या होते हैं? आपने सही कहा, स्वर और व्यंजन ये दोनों मिलकर वर्ण बनाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वर्ण स्वर और व्यंजन से बने होते हैं। और माला, माला का अर्थ है क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ। जैसे मोतियाँ आपने देखा है, उनको कैसे क्रमबद्ध तरीके से एक के पीछे एक धागे से लगाया होता है या बनाया होता है। उसी तरह वर्णमाला में क्या है? क्रमबद्ध तरीके से वर्णों को लिखा जाता है। जैसे स्वरों को अ आ ई ई क्रम है ना उसका क्रम तो हम नहीं तोड़ते। और व्यंजन का भी हुआ क ख ग घ, उसको आगे पीछे तो नहीं लिखते। तो ये वर्ण है। तो जब वर्ण क्रमबद्ध तरीके से लिखा होता है तो वर्णमाला बनती है। तो वर्णों की माला, तो माला का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया वर्णों का समूह। तो वर्णमाला दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण जमा माला। अर्थ है वर्णों की माला। हमारा अगला शब्द है कार्यशाला। कार्य जमा शाला। कार्य का अर्थ होता है काम करने का स्थान,
काम करना, काम। और शाला वह स्थान जहाँ हम काम करते हैं। कार्य के लिए शाला, मैंने एक उदाहरण आपको दिया था पाठशाला का। पाठशाला मतलब पाठ का होता है पढ़ाई, पढ़ाई के लिए शाला मतलब वह स्थान जहाँ पढ़ाई की जाती है, तो पाठशाला। उसी तरह कार्यशाला वह स्थान जहाँ कार्य किया जाता है। तो कार्यशाला में वस्तुओं का निर्माण होता है औजारों की सहायता से, ये हमने पाठ में भी पढ़ा था। अगला शब्द है हमारा पुस्तक, पुस्तकालय। ये एक ही शब्द है बच्चों, ध्यान से देखो, पुस्तकालय। पुस्तकालय किस दो शब्दों से बना है? पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का आपको अर्थ है किताबें, किताब। आलय का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ किताबें रखी होती। तो पुस्तकालय वह स्थान हुआ जहाँ किताबें रखी या पुस्तकों का आलय। इसका एक उदाहरण हम विद्यालय बता रहे हैं, विद्या जमा आलय, वो भी इसी तरह से है। विद्यालय शब्द किससे बना है? विद्या जमा आलय से। विद्या का आलय मतलब वह स्थान जहाँ विद्या दी और ली जाती है, विद्यालय कहलाता है। तो हमने इन शब्दों को पढ़ा और समझा कि शब्दों का निर्माण दो शब्दों के मेल से भी होता है। तो इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा था और कुछ मैंने भी अपने तरफ से बताए। तो इससे अब हमें पता चला कि शब्दों का निर्माण कभी कभी दो शब्दों के मेल से या जोड़ से किया जा सकता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। जब हम दो शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे दृष्टि जमाहीन, दृष्टि का अर्थ होता है देखने की शक्ति, हीन मतलब ना होना। जब हम दृष्टिहीन बोल रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास देखने की शक्ति या दृष्टि नहीं है। तो अर्थ में भी बदलाव, दो शब्द मिलके नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो हमने क्या देखा कि दो शब्द मिलके एक नए शब्द की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं और उनका उस नए शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। अब हम अपनी ख पे चलते हैं। ख है विकास, विकसित, अविकसित, विकासशील। तो मूल शब्द यहाँ पे है विकास। बच्चों मूल शब्द क्या है? विकास। विकास से ही बाकी तीन शब्द बने, विकास से ही तीन शब्द बने हैं, विकसित, अविकसित, विकासशील। विकासशील, एक बार फिर से पढ़ते हैं, विकास, विकसित, अविकसित, विकासशील। विकास मूल शब्द है, पहला शब्द है विकास। इसी हमें मूल क्यों बोला जाता है कि इसी शब्द की सहायता से, इसी शब्द की सहायता से बाकी तीन शब्द बने हैं। तो इसीलिए हम इसको मूल शब्द बोलते हैं कि मूल शब्द से ही अलग अलग शब्द बने हैं। तो मूल शब्द है विकास। विकसित, जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है। अविकसित,
जिसका विकास न हुआ हो, और विकासशील जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है, प्रयास कर रहा है कि वह विकसित हो जाए। तो तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो बच्चों, इन शब्दों को ज़रा आपको पढ़ना है और समझना है। कल हम इसको फिर से करेंगे। तब तक आप, आज का गृह कार्य क्या है, आपको स्पष्ट करो, अपने पुस्तक में लिखना है और भाषा से पढ़ो और समझो। इनके जो शब्द हैं इनको पढ़ना है और समझना है। कल मैं इसके ख भाग को, विकास, विकसित, अविकसित, विकासशील को आपको विस्तार से बताऊं। तो आज के लिए बस इतना ही।